हेलो एवरीवन। मैं अरविंद राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम लोग भारत और चीन के बीच में जो हुई झड़प है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था, क्यों बार बार भारत और चाइना के बीच में ऐसे स्कर्मिशेस जो है वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं, और क्यों इस बार का जो स्टैंड ऑफ था वो अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 45 सालों में भारत और चाइना की जो बॉर्डर है, जिसको हम लोग एलएसी बोलते हैं, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है। जो लास्ट जान जो गई थी वो 1975 में गई थी, और ये 45 सालों के बाद में पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ है। इसलिए इसको डीप में समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सब जानते हो कि ये जो सारा का सारा मुद्दा जो गरमाया हुआ है, जो पॉइंट है जहां पे ये सारी की सारी हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, वो है आपका गलवान पेट्रोल पॉइंट 14, जो कि हमारे एलएसी पर आता है। जहां पे एक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक 8 किलोमीटर का यहाँ से फासला है आपके श्योक रिवर, ओके, श्योक रिवर और गलवान के कॉन्फ्लुएंस से। ओके, तो इसको हम लोग और डिटेल में बाद में समझेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे 20 जवान हैं जो यहाँ पे शहीद हुए। तो आपको पता है कि कोलोनल संतोष बाबू लीड कर रहे थे इनको, और इसमें हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। तो हम सब मिलके इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, और हमारे जवान अमर रहे। तो दोस्तों, ये क्यों अनप्रेसिडेंटेड था? बिकॉज 1996 का जो भारत और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से अपने जो भी पेट्रोल पॉइंट्स है वहां पे कोई भी गन नहीं लेके जाएगा, क्योंकि अगर गन लेके जाते हैं तो क्विकली एस्केलेट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो गन नहीं लेके गए थे वो। तो गन, अब कुछ सोर्सेस बोल रहे लेके गए थे, कुछ बोल रहे नहीं लेके गए थे, लेकिन अगर 1996 का एग्रीमेंट अगर हम लोग माने तो वहां पे क्लियरली बोला हुआ है कि गन नहीं लेना है, और गन को यूज करना वहां पे टैबू माना जाता है। तो चाइनीज साइड ने क्या यूज किया? चाइनीज साइड ने, ऐसा आप लोग जो देख सकते हो कि कैसे ये सरिये हैं, सरिये में यहाँ पे कील लगी हुई है, ऐसे ही आपके बैम्बूज थे, उसके बाद में आपके क्लब बैट्स जो थे, उन सबको उन लोगों ने यूज किया, जिसमें ऐसे कील लगी हुई थी। और इस वजह से जब उन्होंने अपने भारतीय सैनिकों पे इससे आघात किया तो उससे बहुत सारे सैनिक जो है उसकी वजह से मर गए। और दूसरे जो थे, तो कुछ सैनिक, क्योंकि वहां पे बहुत ही टेम्परेचर एकदम कम होता है, तो हाइपोथर्मिया की वजह से कुछ जवान जो है वो शहीद हो गए। तो इस मुद्दे पे हम लोग बीच में एकदम डिटेल में बाद में आएंगे, बट अभी आपको जो समझने की जरूरत है वो है एग्जैक्टली जम्मू और कश्मीर का आपका सारा का सारा बाउंड्री का स्ट्रक्चर, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। सो आप लोग जो है जम्मू और कश्मीर की बाउंड्री को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो। पाकिस्तान के साथ में हम लोग जो शेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और भारत और चाइना के बीच में जो है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिफरेंस क्या होता है? तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो आपका क्लियरली डिमार्केटेड है। इट इज क्लियरली डिमार्केटेड, मतलब इसमें आपके पिलर्स एंड पोस्ट वगैरह लगाए हुए हैं, तो दोनों को पता है कि कहां तक हमारी जो है वो सीमा है। ओके, तो दो इट इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर आपकी ये वाले रीजन में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे है, मतलब क्या है, ये सेटल्ड है। ओके, और ये है आपका डिस्प्यूटेड, बट डिस्प्यूटेड होने के बावजूद भी यहाँ पे डिमार्केट की हुई है अच्छे से। लेकिन जब एलएसी की बात आती है तो पूरा का पूरा इंडिया और चाइना की बॉर्डर जो है वो डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड अलग अलग रीजन में, जिसमें हम लोग थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। बट जो डिस्प्यूटेड वाले रेंज में जो इनकी पोजीशंस है उनको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। बाकी इसमें अगर हम लोग बताएं तो जम्मू और कश्मीर का पूरा अगर आपका जितना भी रीजन है उसमें से हार्डली 2/3 रीजन जो है वो आज इंडिया के कंट्रोल में है। कुछ रीजन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो ये वाला पार्ट जिसको हम गिलगिट बल्तिस्तान बोलते हैं, ये वाला पार्ट जिसको हम आजाद कश्मीर बोलते हैं, ये पाकिस्तान के पास में है। और एक पार्ट जिसको अक्साई चीन बोलते हैं, वो चाइना ने 1962 के वॉर के बाद में अपने पास में ले लिया, और तब से ये जो पोजीशन है वो अब तक हमारी बनी हुई है। और एक 1963 में एक इवेंट और हुआ था, जिसमें गिलगिट बल्तिस्तान का साक्षगम वैली वाला जो पार्ट है, ये पाकिस्तान ने चाइना को एज अ बेस्ट फ्रेंड का गिफ्ट दिया हुआ है। तो ये साक्षगम वैली जो अगेन इंडियन टेरिटरी है, लेकिन उसको चाइना ने दे दिया हुआ है। तो अभी जो हमारा जो मेन मुद्दा, जो जहां पे हमारी झड़प जो हुई है, वो हमारी हुई है ये गलवान के एलएसी वाले पॉइंट पर। तो इस पे हम लोग बाद में डिटेल में आएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको समझ के लेते हैं। तो भारत और चाइना के बीच में जो हमारे डिस्प्यूट है उसको हम लोग 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं: वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर
और ईस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर में ये अक्साई चीन वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, ये हमारा सबसे डिस्प्यूटेड रीजन है। मिडिल सेक्टर में कुछ हिमाचल प्रदेश का और कुछ जो है वो उत्तराखंड का ऐसा रीजन है जो अभी भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है। और तीसरा ये वाला जो रीजन आप लोग देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश का, तो ये आपका ईस्टर्न सेक्टर में पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड है। तो आते हैं सबसे पहले वेस्टर्न सेक्टर में कि ये डिस्प्यूट जो है वो अराइज क्यों हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें ब्रिटिशर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी भी कोई भी बाउंड्री जो है वो सेटल करने की कोशिश नहीं की। तो इसके पहले ये तिब्बत जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था। जब जब तिब्बत पावरफुल रहा है तब तब वो तिब्बत चाइना से अलग होने की कोशिश किया है, और जब जब चाइना पावरफुल बना है तब तब उसने तिब्बत पे अपनी सॉवरेंटी जो है वो दबाने की कोशिश की हुई है। तो चाइना ने 1950 में तिब्बत को अपना पार्ट जो है बना लिया। तो इसके पहले इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था, बट जैसे ही तिब्बत इसका पार्ट हो गया और इंडिया ने जब रिकॉग्नाइज कर दिया कि यस तिब्बत विल बी पार्ट ऑफ द चाइना, तो उसके बाद में सडनली ये हमारा नेबर बन गया, और उसके वजह से हमारे बीच में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट जो वो अब अराइज हो चुके हैं। तो हम लोग अगर वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की गलती है, क्योंकि उन्होंने दो मैप्स बनाए हुए हैं। एक बनाई है जॉनसन लाइन 1865 की, जिसके अकॉर्डिंगली इट पुट्स एंटायर अक्साई चीन रीजन इनटू द इंडियन टेरिटरी। लेकिन लेकिन ऐसी ही मैकडोनल्ड लाइन बनाई हुई है 1899 की, which puts अक्साई चीन टेरिटरी इनटू द पार्ट ऑफ द चाइना। ओके, तो दोनों भी मतलब इंडिया जो है फिर ऑब्वियसली जॉनसन लाइन को क्लेम करता है, और चाइना जो है वो मैकडोनल्ड लाइन को क्लेम करता है। इनफैक्ट वो तो इससे भी आगे आता है, क्योंकि एक अगर हम लोग बॉर्डर के टर्म्स में बात करें तो यूजुअली नेचुरल बैरियर्स को बॉर्डर समझते हैं। तो ये काराकोरम रेंज में ये वाला अगर बॉर्डर बनाओ, तो ये क्या कर रहा है, चाइना जो है वो इस साइड में आने की कोशिश कर रहा है और यहां तक में अपनी बॉर्डर जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हमारे इंडिया और चाइना के बीच में जो रीजन जहां पे हम लोगों का डिस्प्यूट है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे एरिया। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया हर बार जो है वो क्लेम करेगा कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो हमारा है, और चाइना जो है वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है हमारा है बोलने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो तुम्हारा एरिया ओवरलैप होता है, जहां पे हम दोनों का भी मतलब क्लेम जो है वो ओवरलैप हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे एरिया। और ऐसा ही ग्रे एरिया पूरा का पूरा इंडिया और चाइना के बीच में मौजूद है, और इसलिए कंटिन्यूअसली आप लोग जो है वो बॉर्डर स्कर्मिशेस जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में देखते रहोगे। तो कभी कभी इंडियंस बोलेंगे कि चाइनीज जो है वो हमारे टेरिटरी में आ गए हैं, और चाइनीज बोलेंगे कि इंडियन जो है वो हमारे टेरिटरी में आ गए। तो इसके लिए दोनों भी कंट्रीज एज अ नेशनलिज्म इसको प्रमोट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारी इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में। दूसरा आता है हम लोग मिडल सेक्टर में। मिडल सेक्टर में कौन से रीजन है, तो कौरिक, हिमाचल प्रदेश में कौरिक और शिक्कीला। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ला का मीनिंग दोस्तों होता है तिब्बत में पास, तो सिक्की पास उनको चाहिए, और दूसरा है कौरिक वाला रीजन जो इनको हिमाचल प्रदेश का चाहिए। अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इनका ऐसा बोलना है कि बरन होती और पुलन सुंदा। ओके, इसके अलावा इनको लपथाल वगैरह, नेलांग वगैरह ये वाले एरियाज भी जो है उन लोग क्लेम करते हैं कि ये हमारे रीजन में आते हैं करके। तो हम लोग मिडल सेक्टर में देख सकते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। इनफैक्ट आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2003 तक चाइना जो है वो सिक्किम की बॉर्डर भी एक्सेप्ट नहीं करता था। ये वाला पार्ट जो है आपका, इसको एक्सेप्ट नहीं करता था। ये 2003 में हमारे एग्रीमेंट के बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ओके सिक्किम इज पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, और वहां पे फिर हमारा जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो अब सेटल हो चुका है मिडिल सेक्टर में। और फिर उसी के बाद में नथुला पास जो है, वहां से अब हमारी माँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी जाती है। तो दो पासेस है जहां से हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाती है। एक तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे नथुला पास जो सिक्किम से होके जाता है, और दूसरा है हमारा लीपू लेक पास। तो ये लीपू लेक पास भी आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। ये चर्चा में है क्योंकि काला पानी और लीपू लेक को नेपाल जो है वो अपनी पूरी की पूरी टेरिटरी बताता है। इनफैक्ट अभी उन्होंने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है जिसमें उन्होंने मैप जो है वो उसमें दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारा इश्यू चल रहा है। तो यही लीपू लेक से एक दूसरा रास्ता है जो हमारा कैलाश मानसरोवर के तरफ में जाता है। आता है हम लोग तीसरे सेक्टर में जो कि है आपका ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में अगेन अगर हम लोग देखें तो टिबेटन प्लेट्यू जो है उसी का, तो चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश, एंटायर अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ द तिबेट ओनली, क्योंकि ये तिबेट का एक्सटेंशन है, जबकि इंडिया बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसमें हम लोग देखें तो अगेन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की गलती है। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बाउंड्री जो है, जो उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 1914 की, जिसमें मैकमोहन पूरी की पूरी बाउंड्री बना रहे थे तिब्बत के बीच में और इंडिया के बीच में।
तो उस टाइम पे चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया। तो चाइना उस टाइम पे थोड़ा सा वीक था, इसलिए तिब्बत जो है वो ऑटोनॉमस हुआ करता था। तो ये दोनों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया और इन्होंने बॉर्डर सेटल करने की कोशिश की, लेकिन चाइनीज लोगों ने वो बॉर्डर जो है वो एक्सेप्ट नहीं की और उसके बाद में वो निकल गए। तो आज भी उन लोग वही क्लेम करते हैं कि कहीं ना कहीं ये बॉर्डर जो है वो सेटल नहीं है, क्योंकि हमारे चाइनीज जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इस बॉर्डर को कभी माना नहीं है। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एज इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तवांग, जो कि एक्चुअली तिब्बत का पार्ट था, तो यूजुअली हम लोग कभी भी अगर बॉर्डर बनाते हैं तो उसमें हम लोग हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है उसको फॉलो करते हैं। तो जो भी तुम्हारा पीक होगा वो तुम्हारी नेचुरल बाउंड्री बनाता है। लेकिन इसमें हमने क्या किया, हमने नेचुरल बाउंड्री के भी परे जाके तवांग वाला पार्ट पूरा पूरा ले लिया, क्योंकि तवांग वाला पार्ट ही एक ऐसा पार्ट है जहां से अगर अगर चाइनीज या कोई भी और अटैक करना चाहे तो वो असम में एकदम जल्दी से आ सकता है। इनफैक्ट आपको पता होगा 1962 में चाइनीज जो एंटर हुए थे वो आपके तवांग के पार्ट से ही हुए थे। तो इसीलिए तवांग वाला पार्ट जो ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के अपने पास में रखा। और जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद में तवांग जो है वो हमारे पास में ही रहा। तो चाइनीज अभी भी उस चीज को मानते नहीं है और उनका बोलना है कि तवांग वाला रीजन हमको चाहिए। तो कभी कभी उनका रीजन तवांग के रीजन के लिए, तवांग के लिए डिमांड होती है, और कभी कभी उनकी डिमांड जो है पूरा पूरा अरुणाचल प्रदेश के लिए होती है, कि उनका बोलना है कि ये पूरा पूरा हमारे चाइना में आता है करके, तिब्बत का पार्ट है। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली इसको एक्सेप्ट नहीं करता है और पूरा का पूरा तवांग पार्ट जो है वो हमारा बताता है। तो ऐसे हमारे वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर और मिडल सेक्टर में हमारे डिस्प्यूट्स हैं। और सिंस यहाँ पे बहुत सारे ओवरलैपिंग क्लेम्स है, इसलिए कंटिन्यूअसली इनके डिस्प्यूट्स जो है वो अराइज होते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि हर 2-3 साल में ऐसे स्कर्मिशेस जो है बॉर्डर पे होते रहते हैं। ओके, तो अब इस मुद्दे को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हुआ। तो अगर जम्मू और कश्मीर की हम लोग थोड़ा सा नेचुरल ज्योग्राफी अगर देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि कुनलुन माउंटेन जो है वो आपके तिब्बतन रीजन, मतलब आपके चाइना के पार्ट में जाते हैं, जहां पे आपका जिनजियांग नाम का प्रोविंस आता है। और ये है आपकी काराकोरम रेंज। तो ये काराकोरम रेंज में पूरे पूरे आपके पहाड़ है, और ये पूरी की पूरी रेंज आपकी कंटिन्यूअस ऐसे जाती है नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ में, लेकिन सॉरी साउथ ईस्ट की तरफ में। लेकिन अब इसमें यू नो जो रिवर्स होती हैं, तो ये रिवर्स इन पहाड़ों को काटती हैं और यहाँ पे अपने वैलीज बनाती है। तो इसमें से ये श्योक रिवर जो है वो हमारे सियाचिन ग्लेशियर, जो हम लोगों ने 1984 का ऑपरेशन मेघदूत से इसको हम लोगों ने पूरा पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है, तो वहां से हमारी रिवर निकलती है श्योक रिवर, और ये श्योक रिवर पूरी की पूरी यू टर्न लेके वापस से जाती है आपकी ऊपर के तरफ में, और फिर यहाँ पे इंडस रिवर से मिलती है। तो ये वापस से, मतलब आप लोग देख सकते हो कैसा यू टर्न जो है वो लेती है, बिकॉज यहाँ पे इस माउंटेन के ओपनिंग्स है। और दूसरी इसी श्योक रिवर की जो एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है गलवान रिवर। ये गलवान रिवर जो है वो अब्दुल गलवान के नाम से पड़ती है, क्योंकि ये गलवान जो है वो वहां के ट्रैवलर हुआ करते थे, तो इसके लिए ये गलवान रिवर पड़ी हुई है। तो ये अक्साई चीन वाले पार्ट से इसका उगम होता है और ये आके मिलती है श्योक को, और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है गलवान वैली में, जहां पे श्योक और गलवान मिलती है। तो अब हम लोग जो है, जैसा कि हमने बताया है कि हमारी एलएसी जो है वो ऐसे जाती है, और एलएसी का पेट्रोल पॉइंट 14 जो है वो हमारे कंट्रोल में, मतलब हम लोग वहां तक पेट्रोल करते हैं, और इसी पॉइंट पे जो अभी की झड़प जो है वो इसी पॉइंट पे हुई है। ओके, तो ये वाली बाउंड्री समझने के बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्लेम्स क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं कि लाइन ऑफ ऑक्यूपेशन, ओके, सिंस जब से चाइना ने 1962 में हमारे साथ में वॉर किया, तो हम लोग, इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्री तो ये वाले रीजन तक बताती, तो इंडिया का क्लेम यहाँ पे है। लेकिन चाइना ने 1962 के पहले ही यहाँ पे ये वाला रोड बना दिया था, जो इनके दो प्रोविंसेस, मतलब एक टिबेटन प्रोविंस और दूसरी इनकी जिनजियांग प्रोविंस है, इसको ये कनेक्ट करता है। तो G219 जो कि जिनजियांग तिब्बत का रोड है। तो इन्होंने बाद में पूरा पूरा अक्साई चीन वाला जो पार्ट है वो अपने कंट्रोल में ले लिया, और अब इन लोग जो है यहाँ पे इनकी अभी करंट एक्चुअल जो पोजीशन है वो उनकी यहाँ से जाती है। ओके, और उन लोग क्लेम करते हैं ये वाली रेड लाइन तक, कि इनका बोलना है कि ये हमको इतना सारा का सारा एरिया जो है वो हमको चाहिए करके। और इंडिया ऑब्वियसली जो इनका एलएसी वाला जो लाइन है वहां तक में हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला पूरा पूरा अभी बफर जोन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्रे एरिया है, जहां पे हर बार हमारे डिस्प्यूट होता है। तो यहीं पे इस एलएसी के ही पेट्रोल पॉइंट 14 पे चाइना ने जानबूझ के वहां पे मल्टीपल ट्रक्स वगैरह जो है वो लाके रखे हुए थे May 20 को। ओके, तो 22 मई को 2020 को यहाँ पे मल्टीपल ट्रक्स वगैरह यहाँ पे ला के रखे हुए थे। तो यहाँ पे कोई आर्टिलरी वगैरह नहीं लाई हुई थी,
बट यहाँ पे कम से कम एक 100 ट्रक्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो इससे उस टाइम से हमारी झड़प जो है, यानी हमारे बीच में टेंशन जो है वो बढ़ चुका था। अब हम लोग समझ के लेते हैं बॉर्डर में कि ये है आपका गलवान का फ्लैश पॉइंट, पेट्रोल पॉइंट 14, जहां पे हम लोग ये गलवान रिवर से होते हुए जाते हैं, जिसमें हमको एटलीस्ट 5 जो है वो अलग अलग ऐसे नेचुरल बैरियर से जो हमको क्रॉस करने पड़ते हैं। तो गलवान पॉइंट तक अगर हमको जाना है तो हमको यहाँ से इतना एटलीस्ट क्रॉस करना पड़ता है। तो ये गलवान की आपकी रिवर है, ये आपकी श्योक रिवर है, और यहाँ से हम लोगों ने, इंडियन लोगों ने एक रोड बनाया हुआ है जो आपका डीएस वीडियो रोड है, दैट इज दारबुक श्योक विलेज रोड, जो हमारे दौलत बेग ओल्डी तक जाता है। दौलत बेग ओल्डी तक क्यों जाता है? क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, ओके, यहाँ पे जो लोअर मोस्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी है, और वो दौलत बेग ओल्डी से हम लोग फिर सियाचिन ग्लेशियर पे जो भी माल वगैरह पहुंचाना है या और भी कोई सहायता पहुंचानी है तो हम लोग अपने इंडियन सोल्जर को पहुंचा सकते हैं। अब इसी समय में आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ये सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर से हम लोग चाइना के जिनजियांग प्रोविंस पे नजर रख सकते हैं, क्योंकि इट इज एट वेरी हाइट। ओके, दूसरी बात, हम लोग अगेन जो चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट दी हुई साक्सगम वैली जो है उस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। और अभी जो चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जा रहा है, तो इवन इस पे भी हम लोग ये वाले पॉइंट से ध्यान दे सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए अपने बॉर्डर के जो रोड हैं उनको हम लोग स्ट्रांग बना रहे हैं। तो अभी जो चल रहा है डिस्प्यूट वो इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपने बॉर्डर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज है वो हम लोग एनहांस कर रहे हैं। तो चाइना को कहीं ना कहीं डर है कि जो यहाँ से हम लोग जो ऐसा अगर ये जो हम लोग रोड बना रहे हैं तो उस रोड पे हम लोग ऐसे मल्टीपल ब्रिजेस वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो चाइना को कहीं ना कहीं डर है कि ऐसा ना हो जाए कि इंडिया जो है वो बाद में, जैसे गलवान पे वगैरह हम लोगों ने गलवान के पेट्रोल पॉइंट 14 तक हम लोगों ने यहाँ पे पूरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया है, तो चाइना के अक्साई चीन वाले रीजन में इंडिया कहीं एंटर ना हो जाए, इसलिए जानबूझ के चाइना जो है वो ऑफेंसिव पोजीशन यूज कर रही है। तो एक रीजन ये बोला जाता है कि उनको अक्साई चीन खोने का डर है, इसलिए इन लोग जो है वो बार बार वहां पे स्कर्मिशेस क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा डर ऐसा बोला जाता है कि चाइना की इकोनॉमी ड्यू टू कोरोना वायरस एज वेल एज पूरे वर्ल्ड में जो इनका बदनाम हुए हैं, तो उसकी वजह से नेशनल इकोनॉमी उनकी फेल हो रही है। तो जब इकोनॉमी फेल होती है तो आपके पास में बचता ही क्या है? आपके पास में बचती है नेशनलिज्म की फीलिंग। तो इन लोग जानबूझ के ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह क्रिएट करवा रहे हैं जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग जागृत हो जाए लोगों में। इनफैक्ट ऐसे कुछ रिपोर्ट्स भी आए हैं जो ऐसा बता रही हैं कि जब से ये बॉर्डर स्कर्मिशेस शुरू हुए हैं तब से जो चाइनीज जो सोशल मीडिया जैसे कि वीबो वगैरह हो गया, तो उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग सडनली जाग उठी है और लोग जो है वो अगेन इंडिया को वगैरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इससे चाइना को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिलता है। ओके, तो दो डर मैंने आपको बताया, एक तो कहीं ये यहाँ के गलवान रिवर से होते हुए यहाँ से अक्साई चीन में इंडिया एंटर ना कर जाए, और दूसरा नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए इन लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारे बॉर्डर, ये देखो आप लोग देख रहे हो, ये श्योक रिवर है जो ऊपर से आ रही है, और यहाँ से गलवान रिवर है जो फ्लो हो रही है, इसके कॉन्फ्लुएंस पे हम लोगों ने ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो अभी के लिए हम लोगों को जब अगर ये गलवान पॉइंट पे अगर जाना है तो ये तो एक ही पॉइंट हुआ, यहाँ पे ऐसे 4-5 पॉइंट्स है जो हमारे गलवान पेट्रोल पॉइंट 14 पे जाने के लिए हम लोगों को मल्टीपल जो है वो ऐसे नाले और रिवर क्रॉसिंग जो है वो करने पड़ते हैं। तो अभी तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, वही हम लोग वहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये है, और ये अनप्रेसिडेंटेड क्यों है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे जो बिहार 16 के जो रेजिमेंट थे, 16 बिहार की जो रेजिमेंट थी उसके 20 जवान जो है वो शहीद हुए, और ऐसा पहली बार हुआ है 45 सालों में। 1975 में ऐसा हुआ था, वो भी अरुणाचल प्रदेश में, जब चाइनीज लोगों ने एम्बुश किया हुआ था। तो अभी आप सबको समझ में आ रहा है कि ये गलवान, ये है गुलाम रसूल गलवान जो कि ट्रैवलर हुआ करते थे, उनके नाम से ये गलवान वैली जो पड़ी हुई है। दूसरा जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है वो हमारा चल रहा है पैंगोंग लेक में। और ये पैंगोंग लेक में, पैंगोंग लेक क्या है तो आपको बता दूं, 130 किलोमीटर लॉन्ग ये लेक है जो कि एंडोरेक बेसिन की लेक बनी हुई है। एंडोरेक बेसिन मतलब क्या होता है कि जो कुछ होगा वो आपके अंदर ही, मतलब इसका वाटर डिस्चार्ज जो है वो कहीं भी कोई ओशन में वगैरह नहीं जाता है, मतलब आपके इधर में ही। तो जितना भी वाटर गिरेगा या बारिश वगैरह होगी वो सारा का सारा आपका इसी लेक में जमा हो जाएगा। तो इसको हम लोग एंडोरेक बेसिन बोलते हैं, जो कि काफी बड़ी हाइट पे है, 4350 मीटर्स के हाइट पे है। तो इसका भी अगर हम लोग देखें तो 130 किलोमीटर जो है वो इंडिया कंट्रोल करता है, सॉरी
1/3 जो है वो इंडिया कंट्रोल करता है और 2/3 आज चाइना के पास में है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो ये फिंगर 4 जो है, यहाँ पे हमारा अभी डिस्प्यूट जो चल रहा है। तो इंडिया इसको यहाँ तक क्लेम करता है, ये वाला जो रीजन आप लोग देख रहे हो। तो इंडिया क्लेम करता है कि ये पूरी पूरी इतनी हमारी है, और चाइना जो है उसको ये 2/3 रीजन जो है वो मिलता है। अब इसमें हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये फिंगर्स वगैरह क्या है पैंगोंग त्सो के। तो पैंगोंग रिवर जो है, ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मैं खुद भी वहां पे जाके आ चुका हूँ। और आप लोगों ने थ्री इडियट मूवी में भी देखा होगा कि कैसे वहां पे एकदम एंड का जो सीन है वो वहां पे शूट किया होता है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम लोगों को जहां अलाउ किया जाता है वो एकदम वेस्टर्न वाला पार्ट है, मतलब इतने रीजन तक ही हमको अलाउ करते हैं। और इंडियन इंडियन आर्मी जो है वो पूरी की पूरी यहाँ तक जाती है। तो हम लोग इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्सेस बोलते हैं उनको, आईटीबीपी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि अगर ये वाला हमारा पॉइंट ले तो यहाँ से ये फिंगर जैसे आपको दिखते हैं, तो ये फिंगर 1 हो गया, ये आपकी फिंगर 4 है, ये आपकी फिंगर 3 है, ये आपकी फिंगर 2 है। ओके, और ऐसे ही आपकी फिंगर 8 जो है वो ऐसे जाती है यहाँ से। तो हम लोग जो है ये फिंगर 8 तक क्लेम करते हैं और फिंगर 4 तक हम लोग पेट्रोल करते हैं। तो इंडिया बोलता है कि ये एलएसी जो है वो हमारी फिंगर 8 से जाती है, तो फिंगर 8 के यहाँ से जाती है। लेकिन चाइनीज जो है उन्होंने पूरे के पूरे अपने बॉर्डर पोस्ट जो है वो अगेन फिंगर 7 पर, फिंगर 6 पर और फिंगर 5 पर भी बना के रखे हुए हैं। इनफैक्ट फिंगर 5 पे तो इन्होंने अपना बहुत बड़ा पोस्ट जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। तो अब इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो चाइनीज जो है वो बोलते हैं कि फिंगर 4 तक जो है वो पूरा पूरा उनका कंट्रोल है, और इंडियन बोलते हैं कि नहीं, फिंगर 8 तक जो है वो हमारा कंट्रोल है। तो अगेन यहाँ पे हमारा ग्रे एरिया जो है वो एक अगेन ये 10 किलोमीटर का हमारा जो रेंज है वो 10 किलोमीटर का हमारा ग्रे एरिया बन जाता है। तो इसमें अभी में अगर हम लोग देखें तो चाइना जो है वो फिंगर 4 जो है तो इसके रीजेस पे आ चुका है। और इंडिया की पोस्ट अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आईटीबीपी की पोस्ट है, और यहाँ पे चाइनीज पोस्ट भी अवेलेबल है। तो चाइनीज ने यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट बनाया, और नो डाउट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना रेडी करके रखा हुआ है। तो ये आईटीबीपी की जो पोस्ट है इस पे अब चाइना यहाँ से सीधा का सीधा नजर गड़ाए बैठा है, बिकॉज दे आर एट द हाइट। तो आपको पता होगा माउंटेन वॉरफेयर में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जितना आप लोग ऊपर होंगे उतना आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि आप लोग नीचे देख सकते हो और उनको मार सकते हो। इनफैक्ट कारगिल वॉर में भी यही हुआ था। कारगिल वॉर में पाकिस्तान जो है वो ऊपर के साइड में था, हम लोग नीचे के साइड में थे, बट फिर भी हम लोगों ने उनको हराया। वैसा ही यहाँ पे भी चाइना जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। सो इट इज ट्राइंग टू क्लेम द रीजन अप टू हियर, और इनफैक्ट इस रीजन पे वो आके अब बैठ भी चुका है, और यहाँ पे वही हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है। सो वो अभी के करंट पोजीशन में अगर हम लोग देखें तो इंडियन सोल्जर जो वो हमारे नीचे है, और चाइनीज सोल्जर जैसे ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसको हम लोग डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आपके पैंगोंग त्सो के फिगर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चाइनीज जो है वो क्यों पैंगोंग त्सो लेक के फिंगर्स वगैरह क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपको समझना होगा चुसुल वैली को। ओके, तो चुसुल वैली जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इनफैक्ट अगेन 1962 में जो वॉर हुआ था उसमें एक चुसुल वैलीज में भी इंपॉर्टेंट वॉर हुआ था। तो ये चुसुल वैली इनको क्यों चाहिए, बिकॉज देखो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये आपका फिंगर 8 जो है वो यहाँ से आपका यहाँ तक जा रहा है, और इंडिया जो बॉर्डर क्लेम कर रहा है वो अगर एलएसी के थ्रू जाता है तो ये ऐसे जाता है। इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा चुसुल वैली हमारे रीजन के अंदर में आने वाला है, हमारे इंडियन रीजन के अंदर में आने वाला है। लेकिन चाइना वांट्स की फिंगर 4 से जब हमारा बॉर्डर जाएगा तो उसमें चुसुल वैली जो है वो उनको मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी मच दे आर क्लेमिंग कि हमको फिंगर 4 तक जो है वो पैंगोंग त्सो लेक चाहिए करके। ओके, तो यही पूरा पूरा इशू है आपका पैंगोंग त्सो लेक के बारे में। सो गाइज, हम लोगों ने अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो रिसेंट बॉर्डर स्कर्मिशेस हुए हैं वो देखा, उसमें हिस्ट्री क्या है हमारी वो देखी, और कैसे संतोष बाबू जो है वहां पे गए थे और चाइनीज पोस्ट जो है हटाने की कोशिश की, लेकिन चाइना के लोग जो है वो आउट नंबर हो गए। तो हम लोग 50 लोग लेके गए थे, पहले उनको हटा दिया वहां से। उसके बाद में उन लोग चले तो गए, लेकिन बाद में जब वापस आए तो 250 लोगों को साथ में लेके आए, और फिर हमारे इंडियन सोल्जर्स ने भी वहां पे एकदम अच्छे से उनको जवाब दिया। हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। इवन उनके यहाँ से भी बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बट चाइना बीइंग ऑटोक्रेटिक कंट्री, उन लोग अपना बता नहीं रहे, ऑथोरिटेरियन कंट्री है, इसलिए उन लोग अपनी फिगर जो है वो सामने नहीं ला रहे हैं। तो इवन जो अपने चाइना के जो खुद उनके जो शहीद जवान है, इवन उनका नंबर कहीं ना कहीं उन लोग फ्लैश नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा बॉर्डर का मुद्दा है, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि कैसे पैंगोंग त्सो लेक है, उसमें क्या आपके इश्यूज है, और क्या है गलवान वैली का इशू, जिसमें पेट्रोल पॉइंट 14 खास करके हमारा मुद्दा बना हुआ है लड़ाई का। गाइज, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के इश्यूज के बारे में भी आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप लोग उस पर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं अगर इनफ कमेंट मैंने देखे तो मैं आप लोगों के लिए पक्का बनाऊंगा। थैंक यू गाइज, ध्यान रखो अपना, और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।